एक बार की बात है, भारत के एक शांत गांव में, जहां पुरानी कहानियां हवा में सांस लेती थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। उसकी आंखें चमकती थीं, कहानियों के लिए उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती थी। गांव के बड़े बूढ़े अपनी धंसी हुई आंखों में ज्ञान लिए अक्सर उसे घेर लेते थे और उसे प्राचीन कथाएं सुनाते थे। उन कहानियों में से एक साहसी राजा विक्रमादित्य की, जिसने अपनी प्रजा के लिए एक जिन को वश में किया था, उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। विक्रम उस राजा की तरह बनने का सपना देखता था, जो बुद्धिमत्ता और साहस से भरपूर हो। वह अक्सर कल्पना करता था कि कैसे वह उस जिन को वश में करेगा, अपनी प्रजा को खतरों से बचाएगा। गांव में शाम को औरतें और बच्चे एक साथ बैठकर खाने का इंतजार करते थे। उस समय विक्रम अक्सर अपनी दादी के साथ बैठ जाता था, जो उसे खाने से पहले कहानियां सुनाया करती थीं। इन कहानियों में अक्सर राजाओं, राजकुमारियों, जिन्नों और राक्षसों का जिक्र होता था। दादी की आवाज में एक अजीब सा जादू था, जो विक्रम को कहानियों की दुनिया में ले जाता था। गांव के माहौल में, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियां बजती थीं और हवा में धूप की खुशबू फैली रहती थी, विक्रम का बचपन बीत रहा था। दोपहर में बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते थे और शाम को सूरज ढलने पर सब अपने अपने घरों को लौट जाते थे। गांव में त्योहारों का बड़ा महत्व था। दिवाली के समय हर घर दियों की रोशनी से जगमगा उठता था और होली पर गांव रंगों से सराबोर हो जाता था। विक्रम इन त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि यही वो समय था जब सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती थीं। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानियों के पात्रों का अभिनय करता था और इस तरह वह राजा विक्रमादित्य के चरित्र में और भी गहराई से उतरता चला गया। उसे लगता था कि राजा विक्रमादित्य सिर्फ एक कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे एक जीते जागते प्रेरणा स्रोत हैं। उसकी दादी उसे बताती थी कि राजा विक्रमादित्य ने कभी किसी को निराश नहीं किया था और हमेशा न्याय के लिए खड़े रहते थे। ये बातें विक्रम के दिल में गहरा असर डालती थीं। जैसे जैसे विक्रम बड़ा होता गया, कहानियों के प्रति उसका आकर्षण और भी गहरा होता गया। वह सिर्फ सुनता ही नहीं था, बल्कि उन कहानियों में जीना चाहता था। एक दिन गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रामदास ने विक्रम को अपने पास बुलाया। उनकी दाढ़ी सफेद थी और उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, मानो उनमें सदियों का अनुभव छुपा हो। बाबा रामदास ने विक्रम से कहा, बेटा, कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, उनमें ज्ञान और सत्य छुपा होता है। उन्होंने विक्रम को एक पुरानी, धूल भरी किताब दी, जिसमें राजा विक्रमादित्य की कहानियां विस्तार से लिखी हुई थीं। बाबा रामदास ने कहा, इस किताब को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्रम ने उस किताब को तुरंत अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह रात भर जागकर उस किताब को पढ़ता रहा। हर कहानी में एक नई सीख थी, एक नया रहस्य था। किताब में राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानियां थीं। वेताल एक ऐसा जिन था जो राजा को कहानियां सुनाता था और हर कहानी के अंत में एक सवाल पूछता था। अगर राजा उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वेताल फिर से अपनी जगह पर लौट जाता था। विक्रम को इन कहानियों में बहुत मजा आता था। उसे लगता था कि वह भी राजा विक्रमादित्य की तरह ही बुद्धिमान बन सकता है। वह अक्सर अपने मन में वेताल के सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता था। ये कहानियां उसे सोचने पर मजबूर करती थीं और उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती थीं। विक्रम को ये भी पता चला कि राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय राजा थे। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। ये बात विक्रम को बहुत प्रभावित करती थी। वह भी न्याय के लिए खड़ा होना चाहता था और दूसरों की मदद करना चाहता था।
एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब घटना हुई। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के घर से उनकी सोने की मूर्ति चोरी हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। सेठ धनराज ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पाई। विक्रम को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर राजा विक्रमादित्य होते तो वे तुरंत चोर को पकड़ लेते। विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद चोर को पकड़ेगा। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मुझे लगता है कि मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें राजा विक्रमादित्य की तरह बुद्धिमान बनना होगा। विक्रम ने अपनी किताब निकाली और उसमें से वेताल की कहानियाँ फिर से पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि उन कहानियों में जरूर कोई ऐसी बात छिपी होगी जो उसे चोर को पकड़ने में मदद करेगी। विक्रम ने गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात की। उसने ध्यान से हर व्यक्ति के हाव भाव और शब्दों को देखा। उसने ये भी देखा कि सेठ धनराज के घर के आसपास किस तरह के निशान हैं। उसने पाया कि कुछ लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। विक्रम ने उन आवाजों के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि आवाजें आधी रात के आसपास आई थीं और वे किसी के भागने जैसी लग रही थीं। विक्रम ने अपनी जांच जारी रखी। उसने गांव के कुछ छोटे बच्चों से भी बात की, जो रात में अक्सर घरों के बाहर खेला करते थे। एक बच्चे ने बताया कि उसने एक आदमी को देखा था जो रात में सेठ धनराज के घर के पास से भाग रहा था। उस आदमी ने एक काला लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। विक्रम ने उस बच्चे के विवरण को ध्यान से सुना। उसे लगा कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चोर ही था। उसने उस आदमी के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि गांव में एक नया आदमी आया था जो किसी को भी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता था। वह आदमी अक्सर रात में बाहर रहता था और कभी किसी से घुलता मिलता नहीं था। विक्रम ने फैसला किया कि वह उस आदमी से बात करेगा। वह उसके घर गया, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। विक्रम ने देखा कि उस आदमी के घर के बाहर कुछ ताजे मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई हाल ही में वहां से गया हो। उसे लगा कि चोर वहीं छिपा हुआ है। विक्रम ने उस आदमी के घर के अंदर झांका। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने फिर से बाहर आकर मिट्टी के निशानों का ध्यान से मुआयना किया। उसे लगा कि ये निशान किसी ऐसे व्यक्ति के जूते के हैं जो गांव का नहीं है। विक्रम ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी बात बताई। उसके दोस्त भी बहुत उत्साहित थे। वे विक्रम के साथ मिलकर चोर को पकड़ना चाहते थे। विक्रम ने अपने दोस्तों को बताया कि वह चोर के घर में घुसकर देखना चाहता है। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर विक्रम की बात मान ली। विक्रम और उसके दोस्त आधी रात को चोर के घर गए। वे बहुत धीरे धीरे घर के अंदर गए ताकि कोई आवाज न हो। घर में अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। उसे कुछ भी नहीं मिला। वह थोड़ा निराश हो गया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी चमक नजर आई। वह चमक एक कोने में दबी हुई एक पुरानी बोरी से आ रही थी। विक्रम ने बोरी को उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें सेठ धनराज की सोने की मूर्ति थी। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने चोर को पकड़ लिया है। उसके दोस्त भी बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने चोर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। चोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह एक शहर से आया था और वह गांव में चोरी करने के इरादे से ही रुका था। सेठ धनराज अपनी मूर्ति पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने विक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
गांव के लोग भी विक्रम की बुद्धिमत्ता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विक्रम की तुलना राजा विक्रमादित्य से की। विक्रम को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल हुई है। उसने सोचा कि वह भविष्य में भी ऐसे ही लोगों की मदद करेगा। इस घटना के बाद विक्रम गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बच्चे उसे राजा विक्रमादित्य की तरह मानते थे। विक्रम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वह और भी बुद्धिमान बनने की कोशिश करता रहा। वह अक्सर अपनी दादी से कहानियां सुनता था और उन कहानियों से सीख लेता था। उसे लगता था कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। विक्रम ने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और उसने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। विक्रम ने अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की। उसने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि एकता में ही शक्ति है। समय बीतता गया और विक्रम एक नौजवान बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता था। विक्रम ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां उसने उन सभी किताबों को रखा जो उसने पढ़ी थी। उसने बच्चों को कहानियां पढ़ना सिखाया और उन्हें कहानियों के महत्व के बारे में बताया। उसे लगता था कि कहानियां ही हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखती हैं। विक्रम ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव से जुड़ा रहा। उसने हमेशा अपने लोगों की मदद की और उसने कभी भी उन्हें निराश नहीं किया। वह एक सच्चा नेता बन गया, जिसने अपने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विक्रम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहा। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और उसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने अपने गांव और अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। उसकी कहानियां आज भी लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं और वे उन्हें प्रेरणा देती हैं। विक्रम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सभी अपने जीवन में राजा विक्रमादित्य बन सकते हैं। हमें बस बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और हम भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। गांव में विक्रम का सम्मान इतना बढ़ गया कि लोग उसे छोटे विक्रमादित्य के नाम से पुकारने लगे। ये सुनकर विक्रम को हमेशा खुशी होती थी, लेकिन वह जानता था कि असली विक्रमादित्य जैसा बनना अभी बहुत दूर है। उसने अपनी दादी के पास बैठकर फिर से उनसे वेताल की कहानियां सुनी। इस बार दादी ने उसे वेताल द्वारा पूछे गए सबसे कठिन सवालों में से एक पूछा। यदि एक राजा को अपने 2 सबसे वफादार मंत्रियों में से एक को चुनना हो, जिसमें से एक ने अपनी जान बचाई हो और दूसरे ने राज्य को खतरे से बचाया हो, तो उसे किसे चुनना चाहिए? विक्रम ने गहराई से सोचा। उसने देखा कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि यह एक जटिल नैतिक दुविधा थी। विक्रम ने अपनी दादी को बताया, राजा को उसे चुनना चाहिए जिसने राज्य को खतरे से बचाया हो, क्योंकि राज्य का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा करना है। यदि राज्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो किसी व्यक्ति का जीवन बचाना भी उतना मायने नहीं रखेगा। दादी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, तुमने सही जवाब दिया, बेटा।
एक राजा को हमेशा व्यापक भलाई के बारे में सोचना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में। विक्रम ने महसूस किया कि कहानियों में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहरी जीवन शिक्षाएं भी छिपी होती हैं, जो उसे भविष्य के लिए तैयार कर रही थीं। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। लोगों में हताशा फैल गई, कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे। विक्रम को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी दादी और बाबा रामदास से सलाह ली। बाबा रामदास ने कहा, कभी कभी प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उपाय खोजना चाहिए। विक्रम ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। हम इस सूखे का सामना कर सकते हैं। उसने गांव के बड़े बूढ़ों से सलाह ली और उन्हें पुराने जल स्रोतों के बारे में पूछा। उसे पता चला कि गांव के पास एक पुराना कुआं था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। विक्रम ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे उस कुएं को फिर से खोदें। कई लोगों ने कहा कि यह व्यर्थ है, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था और उसे साफ करना बहुत मुश्किल था। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने खुद फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। विक्रम को देखकर दूसरे नौजवान भी उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पाया कि कुएं में पानी का एक स्रोत है। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा और जल्द ही कुआं पानी से भर गया। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने विक्रम को धन्यवाद दिया। विक्रम ने उन्हें बताया कि यह सब उनके मिलकर काम करने का नतीजा था। विक्रम ने सिर्फ कुएं को ही नहीं, बल्कि गांव में एक नई आशा भी जगाई। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे पानी का सदुपयोग कर सकते हैं और कैसे वे सूखे का सामना करने के लिए नए तरीके अपना सकते हैं। उसने लोगों को समझाया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम ने गांव में वर्षा जल संचयन के तरीके भी सिखाए। उसने लोगों को छत पर पानी इकट्ठा करने और उसे जमीन में फिर से भरने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उसने गांव को भविष्य में सूखे से बचाने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान किया। विक्रम की यह पहल गांव के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। गांव में विक्रम के काम की सराहना दूर दूर तक फैली। पड़ोसी गांवों से लोग उससे सलाह लेने आने लगे। विक्रम ने कभी किसी को निराश नहीं किया। उसने हमेशा लोगों की मदद की और उसने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। वह एक सच्चा नेता बन गया, जिसने अपने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विक्रम ने अपने जीवन में कई और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने हमेशा दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से उनका सामना किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और उसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो आज भी लोगों को साहस, न्याय और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है। विक्रम ने अपने अनुभवों से एक महत्वपूर्ण बात सीखी कि कहानियां सिर्फ अतीत की बातें नहीं होती, बल्कि वे वर्तमान में भी हमें राह दिखाती हैं। राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानियों ने उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि जीवन की हर चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। उसने समझा कि हर समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता, धैर्य और सामूहिक प्रयास से ही संभव है। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने न केवल अपने गांव को बदला, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करें और अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा करें। उसकी कहानी एक जीवित किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। विक्रम ने अपने जीवन का हर पल सीखा और सिखाया। उसने कभी भी अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने हमेशा दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और उसने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने
गांव में एक ऐसी संस्कृति विकसित की जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और जहां हर कोई मिलकर काम करता था। विक्रम की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक व्यक्ति भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम अपने अंदर राजा विक्रमादित्य जैसी बुद्धिमत्ता और साहस पैदा करें, तो हम भी अपने समाज और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कहानी का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि वे हमारे अंदर भी छिपी होती हैं। हमें बस उन्हें खोजने और उनका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। विक्रम ने ये साबित कर दिया कि अगर हम अपनी पुरानी कहानियों से प्रेरणा लें, तो हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। विक्रम ने गांव के लोगों को सिखाया कि समस्याओं से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और मिलकर उनका समाधान खोजना चाहिए। विक्रम ने अपने जीवन में जो भी किया, वह सब उसकी दादी और बाबा रामदास की शिक्षाओं का परिणाम था। उन्होंने उसे बचपन से ही कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए थे। विक्रम ने हमेशा उन शिक्षाओं का पालन किया और उसने कभी भी उन्हें नहीं भुलाया। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने अपने गुरुओं के ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। उसकी कहानी आज भी भारत के गांवों में सुनाई जाती है और यह बच्चों को नैतिकता, साहस और बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों की कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी होती हैं।